Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 10th एसएससी का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं एक रूल बुक। कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है या कोई भी कंट्री होता है वो अपने लोगों को संभालने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करता है। इन द सेम वे जैसे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो 1947 के बाद इंडिया ने भी खुद के लिए एक रूल बुक बनाया। इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम संविधान बोलते हैं। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हो, कंट्री में जितने भी रहने वाले लोग हो, ये इनको गवर्न करता है या इनको संभालता है। उनसे रिलेटेड इसमें चीजें दी होती है, रूल्स रेगुलेशंस दिए होते हैं कि ये कंट्री के जो लोग हैं इन्होंने ऐसे सिविलाइज्ड रहना चाहिए या ये रूल्स उन्होंने फॉलो करने चाहिए। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों जाता है? व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री को ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? अभी यूएसए जो था उन्होंने पहला अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1776 में। यूएसए जो है इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया भी है, इंडिया भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, या जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये जरूरी क्यों है किसी भी कंट्री के लिए? अगर इंडिया की स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो इंडिया में कितने रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं? इंडिया में हिंदूज है, इंडिया में मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के बाद इंडिया में जैन्स भी है, इंडिया में बुद्धिस्ट है, ठीक है, इंडिया में पारसीज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी है वो इंडिया में एक साथ को एग्जिस्ट करती है, इंडिया में एक साथ रहती है। अभी ये जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके कल्चर अलग अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है, ठीक है, उनके फूड हैबिट्स अलग है। अभी ये सारी चीजें जो लोग अलग है, अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, अलग फेस्टिवल्स उनके हैं, अलग लैंग्वेज में वो बात करते हैं, तो इनका ऑब्वियसली माइंडसेट भी अलग होगा। उनका माइंडसेट अलग होने के बाद उनके ओपिनियन भी अलग होंगे। किसी भी चीज को लेके उनके जो ओपिनियंस है किसी भी चीज को वो सोचते होंगे तो अलग तरीके से वो सोचते होंगे। तो इसीलिए जब ये अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंसेस होने के कारण कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये झगड़े फ्यूचर में नहीं होने चाहिए, ये सब लोगों ने साथ में कोएग्जिस्ट करना चाहिए, एक साथ में रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी कंट्री क्या करती है? अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो इन द सेम वे इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यूएसए ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और कोई भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम देखने वाले कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके क्या क्या फीचर्स है, इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, ठीक है, उनके राइट्स कैसे लिमिटेड है, या इंडिया में कोई भी जो अथॉरिटी होती है उसके पास भी कितने पावर्स है, क्या क्या उनकी अथॉरिटी होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो ये वर्ड यूज किए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक वर्ड दिया। आपने अगर टेक्स्ट बुक देखा होगा तो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे आपका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल में स्पेसिफिक वर्ड दिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic, यही वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। अभी ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हम वन बाय वन देखते हैं। अभी पहला वर्ड दिया है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, मतलब इंडिया जो है वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को कोई लॉ इंडिया में बनाना है तो हम ना ब्रिटिशर्स को पूछते हैं, ना हम यूएसए को पूछते हैं, ना हम रशिया को पूछते हैं, हम किसी भी कंट्री की परमिशन नहीं लेते, क्योंकि हम जो है हम एक सोवरेन कंट्री, हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं या हमको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड एज सोवरेन। तो इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है। उसके बाद सोशलिस्ट दिया हुआ है। सोशलिस्ट मतलब ये एक प्रिंसिपल है जो रशिया फॉलो करता है। ठीक है, तो सोशलिज्म में जो लोग है लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो सोशलिस्ट भी कुछ आइडियाज हम फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्युलर, इंडिया एक सेक्युलर भी है, सेक्युलर कंट्री भी है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है?
इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब मैं किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हूं, भले मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, कुछ भी हूं, ये सारे रिलीजन्स को मैं इक्वली ट्रीट करता हूं। किसी भी रिलीजन को सुपीरियर या किसी भी रिलीजन को इंफीरियर में नहीं ट्रीट करता। दैट इज कॉल्ड एज सेक्युलर। ठीक है। और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? ऐसा कंट्री जहां पे इलेक्शंस होते हैं, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक में से आता है एंड पावर इज विद द पब्लिक। इसको क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक। पावर इज विद द पब्लिक और पीपल आप लोग बोल सकते हो। और लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है? रिपब्लिक की मीनिंग के लिए हम दो कंट्रीज का एग्जांपल देखते हैं। एक है इंडिया और दूसरा है ब्रिटेन। अभी इंडिया जो है 1947 के बाद से तो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पे राज किया, उसके कॉलोनीज थे, तो इंडिया भी उसका एक कॉलोनी था। इंडिया में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो कौन सी है? प्रेसिडेंट की। इंडिया में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, पावरफुल जो अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट की है। ब्रिटेन में जो हाईएस्ट पोस्ट है, ब्रिटेन में कोई प्रेसिडेंट ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे राजा एक हाईएस्ट पोस्ट होती है। ठीक है। अभी ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे पार्लियामेंट भी है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर भी है जो ऋषि सुनक के इंडियन ओरिजिन का आदमी है। फिर यहाँ पे राजा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है। अभी इंडिया में जैसे जो प्रेसिडेंट होता है, इसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो राजा होता है, ये हेरिडेटरी चलता है। कैसे चलता है? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब क्या? राजा का बेटा ही आगे राजा बनता है। बट इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनता। अभी जब व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जब तुम्हारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन जब होता है, उसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। तो हम यहाँ पे ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं बोल सकते, बट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब समझ गया? रिपब्लिक मतलब क्या? व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। तो ये सारे जो चीजें दी हुई है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है। इंडिया सोवरेन भी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट सिटीजंस गेट जस्टिस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस है जिसमें कोई भी आदमी उसको जस्टिस मिलता है, उसको उसका फ्रीडम भी मिलता है। ठीक है। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र से आप गुजरात भी जा सकते हो, गुजरात से आप मध्य प्रदेश जा सकते हो, मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर जा सकते हो, जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हो। तो कोई आपको रोकता नहीं है। आप फ्रीली न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज छाप सकते हो, आपको ओपिनियन किसी के बारे में दे सकते हो, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये फ्रीडम सिटीजन्स के पास होते हैं। ठीक है। अभी आगे क्या दिया हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ मींस थ्रू व्हिच अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी विल बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या देखते हैं कि एक सोशल जस्टिस भी मिले लोगों को। सोशल जस्टिस मतलब कैसा? इंडिया में आप लोग को पता होगा कि कास्टिज्म बहुत इस पे चलता है, लेवल पे चलता है, अच्छे लेवल पे चलता है। जैसे कि अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ऊंची जात, नीची जात। तो ये जो इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इक्वालिटी लाने का भी काम करता है। मतलब भले आदमी काला हो, गोरा हो, किसी भी जात का हो और किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज में बात करता हो, सबको क्या किया जाता है? इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1915। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एग्जिस्टेंस में है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के यहाँ पे रेडी हुआ और यहाँ पे इंडिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। ठीक है। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए, जैसे कि अभी 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, 1950s तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। ठीक है। अभी 1950s में जो इंडियन सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बना था, राइट। तो 1950s में जो लोगों को इश्यूज थे, वो इश्यूज आज 2024 में हमको एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब 1950s में बनाई गई रूल बुक आज 2024 में हम फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं। 1950s में जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे वो बस तीन ही थे: रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। यही प्रॉब्लम 1950s में लोगों के होते थे क्योंकि इंडिया वो टाइम पे बहुत गरीब देश था। बट 2024 में लोगों की डिमांड रोटी, कपड़ा, मकान नहीं। लोगों को इंटरनेट चाहिए, लोगों को जोमेटो चाहिए, लोगों को फास्ट डिलीवरी चाहिए, लोगों को होम डिलीवरी चाहिए। तो 2024 में लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो इंटरेस्ट है, वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू 1950s। तो जो रूल बुक हमने 1950s में बनाई थी, वो रूल बुक 2024 में हम फॉलो नहीं कर सकते। वो रूल बुक को क्या करना पड़ेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को जब चेंज किया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस या न्यू चेंजेस या प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला दिया है पॉलिटिकल मेच्योरिटी। पॉलिटिकल मेच्योरिटी मतलब क्या कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, दे आर पॉलिटिकली मेच्योर। पॉलिटिकली मेच्योर मतलब इंडिया में जो वोटिंग राइट दिया जाता है वो 18 से दिया जाता है, उसके पहले 21 था। तो ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी मतलब लोगों के पास ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उनके पास वो कौन सा लीडर इलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा जो लीडर है उसको इलेक्ट किया जा रहा है, वो लीडर सोसाइटी के लिए अच्छा है कि नहीं, वो लीडर डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं, वो उसका काम ऑनेस्टली कर रहा है कि नहीं। ये लोग के पास एक मैच्योरिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की कौन से लीडर को हमको चुन के देना है या कौन से लीडर को हमको वोट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अभी जो भी इलेक्शन यहाँ पे इंडिया में होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और उसमें भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं उनके खुद के लीडर के लिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, मतलब उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता। इलेक्शन जो होते हैं हर एक कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन से, कास्ट से अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। ठीक है, वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसको वोटिंग राइट भी होता है। तो इलेक्शन इंडिया में फ्री एंड फेयर होता है। अभी लोगों का जैसे पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहा है, इसको भी हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी बोल सकते हैं। मतलब कितने इंडियन सिटीजन्स पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना गवर्नमेंट को जो हिसाब मांग रही है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स मनी कैसे यूज कर रही है, कौन से पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या करप्शन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब इंडियन सिटीजन के पास वोटिंग पावर है। जैसे हमने देखा कि कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है तो उसकी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पावर इज विद पीपल, लोगों के पास पावर होती है। तो लोगों के पास पावर आती कैसे, ये आती है वोट से। लोगों के पास एक वोटिंग का एक अधिकार है, वोटिंग का एक राइट है, जिससे वो अपना लीडर है उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं, और यही जो लीडर होता है वो कंट्री को चलाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको लोगों ने उनके वोटिंग से उनको प्राइम मिनिस्टर बना। तो अगर ये लोग वोट नहीं करते मोदी जी को तो वो लीडर नहीं बनते। तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग देख सकते हो पावर किसके पास है, लोगों के पास है। लोगों को जो फ्यूचर में लीडर चाहिए या लोगों को आज प्रेजेंट में जो लीडर चाहिए उसी लीडर को वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, और वही लीडर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पे राइट टू वोट इंडिया में दिया जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देते ही जो इंडिया में वोटिंग राइट था वो 21 जो एज है उससे दिया जाता था। बट उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो वोटिंग है वो वोटिंग का एज जो है 21 से 18 कर दिया है। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, बेसिकली जो यंगर पॉपुलेशन जो है, जो जवान पॉपुलेशन है, जो इन्होंने बस 18 एज अटेन किया है, ये लोग अपना लीडर डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सा लीडर चाहिए, कंट्री का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो यंगेस्ट जनरेशन को यहाँ पे चांस मिल रहा है अपना लीडर डिसाइड करने का। ठीक है, द प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अभी जो भी प्रोविजन है इंडिया को क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अभी इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो बोलेंगे, पर यहाँ पे ये क्वालिटेटिव चेंज है। कैसा क्वालिटेटिव चेंज है, जब तुम एज वोटिंग की 21 से 18 कर रहे हो, मतलब यहाँ पे यंगर लोग ज्यादा ऐड हो रहे हैं। जो यंगेस्ट पॉपुलेशन होती है, जो नौजवान लोग होते हैं, ये इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किए जा रहे हैं, मतलब उनका भी ओपिनियन सुना जाएगा डेमोक्रेसी में। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। और ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो वोटर्स का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट या वोटर्स की जो डिमांड होती है, ये डिमांड को पूरा करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर 18 मतलब यंगर जनरेशन को अगर यहाँ पे वोटिंग राइट दिया जा रहा है, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज किसकी डिमांड पूरी करेंगे, यंगर जनरेशन की डिमांड पूरी करेंगे। जैसे कि उनको जॉब चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे क्या कर सकते हैं, पॉलिटिशियन टारगेट कर सकते हैं। अगर ये नौजवान लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, तो ही यंगेस्ट जनरेशन क्या करेगी, उनको वोट करेगी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, राइट टू वोट दिया जा रहा है किसको, यंगेस्ट जनरेशन को। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो पावर होती है, ये पावर नीचे के अलग अलग लोगों में बांट देना, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये ऊपर का एक बॉक्स है, यहाँ पे पूरा डिसीजन मेकिंग चलता है, मतलब ये सारे डिसीजन होते हैं ये ऊपर के बॉक्स में ले जाते हैं, और ये दूसरे बॉक्स में ये सारे डिसीजन फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे नीचे जितने भी बॉक्स है उनको ये डिसीजन फॉलो करने पड़ेंगे। पर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, ये अलग डिसीजन करेगा, ये अपने लेवल पे अलग डिसीजन ले सकता है, ये अपने लेवल पे अलग डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अभी इंडिया में अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में गवर्नमेंट होता है एक सेंट्रल लेवल का।
सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल लेवल में लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरे इंडिया को गवर्न करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हर एक स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। हर एक स्टेट की बात करो तो हर एक स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर है। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अलग होता है, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर अलग है, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर अलग है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? ये चीफ मिनिस्टर अपने एरिया को गवर्न करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे इंडिया को गवर्न करते हैं, ठीक है। अभी इसके नीचे भी अगर देखेंगे तो विलेज लेवल पे आपने सुना होगा सरपंच के बारे में। तो सरपंच जो होता है वो अपनी विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। विलेज में क्या हो रहा है, विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कौन देखता है? सरपंच देखता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करता, चीफ मिनिस्टर सरपंच के काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब यहाँ पे विलेज लेवल पे भी सरपंच को कुछ पावर्स दिए जा रहे हैं। एट द स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स है एंड एट सेंट्रल लेवल प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। तो ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अभी डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत मैंडेटरी है और इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ये हुआ था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, सरपंच या पंचायत आप देख लो जहाँ पे सरपंच हेड होता है, यहाँ पे पावर दी जा रही है सरपंच को अपना विलेज संभालने की, पहले नहीं दी जाती थी। इसको क्या बोला जा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब जो पावर है सेंट्रल लेवल से अलग अलग लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या, कोई भी चीज क्या हो रही है, कैसी हो रही है, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक फैक्ट सिटीजन्स को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और एक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक इकोनॉमी क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ये भी देखना जरूरी है। तो अभी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन में क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी ब्रिज बना रही है, कहीं पे भी ब्रिज बनाया जा रहा है, कहीं पे भी रोड बनाया जा रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोगों को, जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रिज है उसको बनाने में कितना पैसा लगा, ये ब्रिज जो बना है वो कौन से इंजीनियर ने बनाया, कौन से मिनिस्टर ने वो ब्रिज बनाने के लिए साइन किया है, कौन सा आर्किटेक्ट वहां पे आया और कितना टोटल पैसा ये ब्रिज पे खर्चा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन में हमको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट काम कैसे कर रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, कितना पैसा कौन से चीज पे खर्चा हो रहा है, बीच में कहीं करप्शन हो रहा है क्या, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा करप्शन कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो देखेंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमी में अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, राइट। इकोनॉमी में आप लोग देखोगे कि कोलगेट टूथपेस्ट मिलता है, ठीक है, मिल्क के अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि ये प्रोडक्ट ने स्पेसिफिक कौन सी चीजों से बना है। अगर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर ग्रीन सर्कल होता है, अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर रेड डॉट होता है। तो ये जो चीजें स्पेसिफाई करना है क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। मतलब जो कस्टमर है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन क्या परचेस कर रहा है और ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये सारी चीजें कस्टमर को पता होनी चाहिए। इन द सेम वे पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी उनके पास होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। Citizen empowerment is essential condition of democracy. It is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government. अभी यहाँ पे पॉलिटिकल राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे टैक्सेस पे इनकम गेन कर रहे हैं, कितना इनकम गवर्नमेंट को हो रहा है टैक्सेस से, वही टैक्स का पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सारी चीजें ये लोगों का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टैक्सेस जो होते हैं वो कौन पे करता है? टैक्सेस आर पेड बाय पीपल। मतलब लोगों का ही पैसा है, गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको लोगों को बताना है कि कितना पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे आपको आपके जो पेरेंट्स है आपको पॉकेट मनी देते होंगे, राइट। तो पॉकेट मनी देते हैं तो आपको हिसाब मांगते होंगे कि ये स्पेसिफिक टाइम में अगर मैंने 100 रुपीज आपको पॉकेट मनी दिया तो ये 100 रुपीज आपने कैसे कैसे खर्चा किया, राइट। तो इन द सेम वे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी अपन पैसा दे रहे, टैक्सेस मनी पे कर रहे, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपने को हिसाब देने की, ठीक है। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। मतलब जितना ज्यादा लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, उतनी ही डेमोक्रेसी बेहतरीन होती चली जाएगी। सिटीजंस हैव अ राइट टू नो। मतलब जो सिटीजन होते हैं, कंट्री के जो लोग होते हैं, उनके पास एक अधिकार है क्या?
उनको इंफॉर्मेशन का, कोई भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट में चल रही है तो उनको पता होना चाहिए, जो भी काम गवर्नमेंट में चल रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है किस चीज को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, आपने आपके घर में विंडोज देखे होंगे, जो विंडोज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आप विंडो से आर पार देख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। मतलब गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो गवर्नमेंट का काम सिटीजंस को बाहर से बैठे बैठे भी दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसकी वजह से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल भी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मोदी गवर्नमेंट है या कोई भी दूसरा गवर्नमेंट आता है, पॉलिटिकल पार्टी अगर ब्रिज बनाती है अपने स्पेसिफिक एरिया में, कोई भी पॉलिटिकल लीडर ब्रिज बनाता है, वो ब्रिज अगर टूटता है तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो डिसाइड, वो उन्होंने अगर कोई ब्रिज बनाया, अगर वो ब्रिज विद इन मंथ अगर गिर जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि कौन से इंजीनियर ने वो ब्रिज बनाया, कौन से पॉलिटिकल लीडर ने उसको साइन किया, और ये ब्रिज इतने कम समय में कैसे गिरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो फिर वो इंजीनियर को भी पकड़ा जाएगा और वो पॉलिटिकल लीडर को भी पकड़ा जाएगा जिसने इसमें ब्रिज में करप्शन किया होगा। तो आफ्टर 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैव चेंज। अभी इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो 2000 में पास हुआ था, तो 2000 के बाद से पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडिया का वो चेंज होने लग गया। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसीडर्ड राइट ऑफ सिटीजंस। अभी ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, तो ये जो डेमोक्रेटिक चेंजेस होते हैं ये सिटीजंस का राइट होता है, जो भी तुम सिस्टम आज फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस आते रहने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। और ऐसे इंडियन सिटीजंस के पास राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही, उसके बाद राइट टू एजुकेशन भी है और राइट टू फूड भी है। ठीक है, मतलब जो फूड प्राइसेस होते हैं, गवर्नमेंट, आप लोग देखो गवर्नमेंट के रेशन शॉप्स होते हैं, तो ये रेशन शॉप्स में गवर्नमेंट जो है वो कम प्राइसेस में आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, तो ये आ जाता है फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ये फूड सिक्योरिटी इंडिया का मेंटेन भी करके रखती है। जैसे कि अगर इंडिया में फेमाइन जैसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए या फ्यूचर में नहीं आनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही स्टॉक परचेस करके रखता है या बाहर से इंपोर्ट करता है। ठीक है, दीस राइट्स आर स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया। और ये सारे जो राइट्स है यही इंडिया के डेमोक्रेसी को क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अभी सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस में हम लोगों ने पहले देखा था कि इंडिया में कास्टिज्म कैसे चलता है, फिर इंडिया में एक बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जिनको दलित भी बोला जाता है, महात्मा गांधी जी उनको हरिजन भी बोलते थे। तो ये सोशल जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है। सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, इंडिया में दलित सिस्टम एग्जिस्ट करती थी, इंडिया में बैकवर्ड कास्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा था। ठीक है, जो दलित लोग थे उनको मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, उनको पब्लिक ऑफिसेस में जाना अलाउड नहीं था। ठीक है, उनको जो मेन सिटी होती है या मेन गांव होता है, विलेज, वो विलेज में भी रहना, उनका घर बनाना अलाउड नहीं था, उनको विलेज के बाहर अपना घर बनाना पड़ता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी वो विलेज में आते थे वो बस क्लीनिंग पर्पस के लिए आते थे, बस गांव में कुछ क्लीनिंग करना है तभी उनको आना अलाउड था। उसके साथ आते आते उनको हाथ में एक अर्दन पॉट भी कैरी करना पड़ता था, पॉट के साथ एक झाड़ू भी कैरी करना पड़ता था, क्योंकि अगर जब वो चले उनके जो फुट स्टेप्स है वो उनको झाड़ू से रब करते करते जाने पड़ते थे। ऑन द अदर हैंड वो स्पिट करने के लिए उनको एक पॉट भी कैरी करना पड़ता। तो ये लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये बैकवर्ड कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ा है। ठीक है, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव द सोशल कंडीशन। मतलब जब सोशल जस्टिस लोगों को देना है तो सोशल कंडीशन जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये हटाने पड़ेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस तुमको देना है तो कंट्री में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन से बेसिस पे हो सकता है, पहले तो सुपीरियर और इंफीरियर, कौन सी कास्ट को सुपीरियर माना जा रहा है, कौन सी कास्ट को इंफीरियर माना जा रहा है। जो ब्लैक्स है, जो लोग काले दिखते हैं, जो लोग गोरे दिखते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस माने जाते हैं। लोग कौन सी अलग लैंग्वेज में बात करते हैं उनके साथ भी बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब इसमें आप जेंडर भी देखो, जो मेन और मेल और फीमेल होता है इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। वुमेन के साथ भी बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एज कंपेयर टू मेन। अगर आप बाहर देखोगे तो मेन जो होते हैं दे आर पेड हायर देन वुमेन। तो ये सारी कंडीशंस किसमें आ जाती है, सोशल जस्टिस में आ जाती है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश सोशल एंड इक्वालिटी। अभी अगर आपको जस्टिस एंड इक्वालिटीज देना है तो ये एफर्ट्स कौन लेगा,
ये सिचुएशन को चेंज कौन करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट की। जो भी कंट्री का गवर्नमेंट होता है वो दूर करता है सोशल इनइक्वालिटी को। मतलब अगर कोई डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे कोई कंसेप्ट फॉलो की जा रही है, तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, पनिश करती है लोगों को, ठीक है। द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन द फ्रंट आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट ही इसमें ज्यादा एफर्ट ले सकते हैं, ठीक है। लोग अगर पनिशमेंट देंगे तो लोग ये डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन करना बंद कर देंगे। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम। अगर ये इनजस्टिस दूर करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनकी जो सोसाइटी है, ये जो डेमोक्रेसी, उसको और इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। मतलब जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनको भी ये डेमोक्रेसी में शामिल करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इनफैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग। जो डेमोक्रेसी है ये कैसा प्रोसेस है, अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग मतलब क्या होता है कि अलग अलग लोग हैं उनको एक साथ लेके आना एक ही घर में, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो डेमोक्रेसी होता है, ये डेमोक्रेसी में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, एक रूल बुक बनाया जाता है, तो यही रूल बुक में ऐसे कुछ रूल्स दिए होते हैं जिसमें आप इनइक्वालिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते। तो जो डेमोक्रेसी होता है, ये डेमोक्रेसी क्या करता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो सोशल झगड़े होते हैं, इनको दूर करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अभी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन मतलब क्या, रिजर्वेशन मतलब उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। क्यों, क्योंकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उनको उनके जो पूर्वज थे या उनके जो पहले वाले लोग थे उनके साथ उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा है, तो उनकी जो लेवल है, उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। तो उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी तक लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको कुछ बेनिफिट्स दे रही है, और ये बेनिफिट्स देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व। मतलब ये एजुकेशन, गवर्नमेंट के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं और गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, इनमें ये बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए सीट्स क्या की जाती है, रिजर्व की जाती है, जिससे उनको एक खुद को अपलिफ्ट करने का एक चांस मिल जाता है, ठीक है। अभी दूसरा एक्ट कौन सा पास किया है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अभी ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट मतलब इंडिया में किसी भी सिटीजन ने अगर बैकवर्ड कास्ट के लोगों के साथ कोई भी लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन किया या कोई भी ऐसी कोई उनको खराब ट्रीटमेंट दी, तो उनको क्या मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये एक्ट के अंडर ये इन्होंने पनिशमेंट दी है। मतलब कोई भी आदमी अगर इंडिया में है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है जिससे जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं या कुछ गलत एक्टिविटी हो जाती है, उनको पनिशमेंट मिलती है, दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। तो ये एक्ट पास किया है किसके लिए, बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। अभी माइनॉरिटीज मतलब क्या, माइनॉरिटीज मतलब ऐसे लोग जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है कंट्री में। जैसे कि आज इंडिया में देखो, हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, हिंदूज जो है इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके लोग कंट्री में ज्यादा है। और ऐसे कुछ कम्युनिटीज है, ऐसे कुछ रीजन है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि आप लोग देख लो, सिख कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है। अभी इनके जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, कंट्री में जो रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो डोमिनेट करते हैं दूसरे रिलीजन पे जिनकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइव एग्जाम्पल आपका देख सकते हैं, आपके आसपास जो नेबरहुड होता है, आपकी जो गली होती है, उसमें अगर बाहर का कोई आदमी आता है तो आप उसको डोमिनेट करते हो, उसके ऊपर दादागिरी की जाती है। तो इन द सेम वे कंट्री में अगर जो लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है वो कम पॉपुलेशन के लोगों के ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेट बनने की कोशिश करते हैं। तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए, मतलब जो लोगों का पॉपुलेशन कम है आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप उनको तकलीफ नहीं दे सकते। दिस इज कॉल्ड एज गिविंग प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज। अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए जिसमें जो माइनॉरिटीज लोग हैं इनको भी क्या दी जा रही, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब्स में। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इंडिया में ऐसे रूल्स प्रोविजंस बनाए गए कि जो डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और रीजन। मतलब आप किसी को भी, उसको वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग कर रहा है, वो काला है, गोरा है, उसके बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और उनके अगर पॉपुलेशन है, कम है, उनका लैंग्वेज बहुत अलग पड़ता है, तो उसके ऊपर भी आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज which fundamentally protects the right of equality। और ये जो प्रोविजन है
ये जो माइनॉरिटी लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको इक्वालिटी देता है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है और उनको एजुकेशन देने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। अभी नेक्स्ट, लॉज रिलेटेड टू वुमेन प्रोविजन। अभी वुमेन जो है, वुमेन को भी बहुत सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वुमेन जो है, वुमेन के साथ आज की बात नहीं है, बहुत एंशिएंट टाइम से वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन, वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है। वुमेन के साथ बहुत गलत सोशल इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, उनको ना एजुकेशन मिल रहा है, ना जॉब्स मिल रहे, उनको सोसाइटी जो है उतना फ्रीडम नहीं देती जितना मेल को फ्रीडम मिलता है। तो वुमेन जो है, वुमेन की भी कंडीशन यहाँ पे ठीक करने के लिए कौन मदद कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मदद कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल बुक है, वो वुमेन को भी फ्रीडम देने का काम कर रहा है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे, बस इंडिया की बात नहीं हो रही, अलग अलग वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, इन्होंने प्रोविजंस बनाए कि उनके कंट्री के वुमेन्स को एक इक्वल एजुकेशन मिले। जितने मेन एजुकेटेड है उतने फीमेल भी एजुकेटेड होनी चाहिए। द राइट टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, फादर का जमीन हो गई या जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, उसमें हिस्सा बस लड़के का होता था, बॉय का, ठीक है, जो लड़का होता था उसका हिस्सा होता था। बट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जो लड़की है उसका भी क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा वो प्रॉपर्टी में। ठीक है, फिर उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट निकाल दिया। डाउरी प्रोहिबिशन मतलब आप लड़की जब शादी करती तो उसको दहेज देने की प्रथा इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ये दहेज देने की प्रथा गवर्नमेंट ने क्या कर दी, बंद कर दी। मतलब आज कोई भी दहेज ले नहीं सकता और दे नहीं सकता। एक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाए कि अगर वुमेन कहीं बाहर काम कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, तो उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, सेक्सुअली हरास नहीं कर सकता। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस प्रोविजन एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या, कोई भी वुमेन को उसके घर में कोई मार पीट नहीं सकता, उसका हस्बैंड नहीं मार सकता, उसके फैमिली मेंबर्स नहीं मार सकते। इसको क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे एक्ट्स किसके लिए स्पेसिफिक बनाए गए, वुमेन के लिए, मतलब वुमेन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, उनके लिए ये राइट्स बनाए गए। इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स। अभी वुमेन को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आप लोग देख सकते हो आज लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है, ठीक है, 543 मेंबर्स जो लोकसभा में बैठते हैं, तो ये सारे मेजोरिटी ऑफ द जो लोग है, दे आर ओनली मेल। फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वुमेन को भी पॉलिटिक्स में क्या मिलना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 73rd and 74th अमेंडमेंट रिजर्व्ड 33% ऑफ द सीट्स। अभी जो चेंजेस 73rd 74th अमेंडमेंट में किए गए थे, उसमें क्या किया है, 33% जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व रखी जा रही है, वुमेन के लिए रिजर्व। कहां पे, पंचायत लेवल पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे जो सरपंच होता है। आप लोग देख सकते हो पंचायत जो सीरीज आई है उसमें भी जो सरपंच होती है वो कौन है, वुमेन है। पर उसमें थोड़ी सी आयरनी बताई गई है कि वुमेन सरपंच होने के बाद भी उसके एक्टिविटी सारा काम कौन करता है, उसका हस्बैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स रिजर्व वुमेन के लिए रखी जा रही है एंड हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। और ये जो 33% जो सीट्स है वो 33% से कितना किया गया है, 50% किया है। महाराष्ट्र में भी 50%। ठीक है, और वुमेन के लिए स्पेसिफिक एक नेशनल कमीशन बनाया गया कि वुमेन के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ये कमीशन उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसको वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, वुमेन जो है वो शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो दूसरे घर में जो हस्बैंड होता है वो उसको कभी तकलीफ दे रहा होता है या उसके घर वाले तकलीफ दे रहे होते हैं, उसको घर में मार रहे होते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन के लिए क्या कुछ लॉस बनाए गए हैं। दिस एक्ट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड अथॉरिटेरिज्म। मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म कल्चर था, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, क्या मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी से प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन्स के लिए क्या बनाया जा रहा है, लॉज बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे वुमेन को भी इक्वालिटी दी जा रही है, उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है, जुडिशरी होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब जहां पे जो केसेस होते हैं वो रन होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे जुडिशरी उसको बोला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या होता है कि किसी का भी झगड़ा हो, लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है, ये हम कोर्ट में जाके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्टेट का झगड़ा
दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट का झगड़ा, आपका अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ झगड़ा है, तो सारे झगड़े कहाँ एंटरटेन होते हैं? जुडिशरी में, मतलब कोर्ट में होते हैं। ठीक है, तो द जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, इन्होंने डेमोक्रेसी को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। कैसे? जो जुडिशरी में आप कोई भी केसेस, मतलब दो गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जो लॉज लोकसभा बना रही है, वो लॉ को रिव्यू करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। While interpreting the provisions of the Constitution, इंटरप्रेट करना मतलब क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, ये समझाने का काम भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक स्पेसिफिक रूल दिया है, तो वो रूल का मतलब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है इंडिया में, इसका बहुत डोमिनेंट रोल है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक कंसेप्ट है। मतलब क्या डायनेमिक है? मतलब क्या? ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर साल चेंज होता रहता है, हर महीने चेंज होता रहता है, क्योंकि सोसाइटी जितनी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, उतने चेंजेस अपने को अपने रूल बुक में करने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ते हैं। ठीक है, द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक्सेप्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट। मतलब इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, पर कब तक चेंज कर सकती है? मतलब उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। कब तक? जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करते तब तक। मतलब कोई भी अपना जो पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर का क्लॉज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंसर्ट किया है, जिससे कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी मनमानी ना करे। अभी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया? इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजन। बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजन। कौन से प्रोविजन दिए? रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक का फॉर्म पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कोई भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। यूनिटी इंटीग्रिटी नेशन की ऐसी ही रहनी चाहिए, वो पार्लियामेंट लोकसभा चेंज नहीं कर सकती। इंडिया की सोवरेनिटी मतलब क्या? इंडिया अपना रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। ये भी किसमें आ जाता है? एक इसमें आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। और सेक्युलरिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमेशा सुप्रीम रहेगा, ये पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। ये सारी चीजें किसमें डाली हुई है? बेसिक स्ट्रक्चर में। मतलब पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकता है, पर ये चीजें नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का क्लॉज है। उसके बाद सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। सिग्निफिकेंट मतलब क्या? यहाँ पे इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस के बारे में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ द चिल्ड्रन लाया, राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14 ये कंपलसरी करा है। फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करा है। फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी डिग्निटी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इसमें कौन इंटरवीन करता है? सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। The efforts have made the political process in India more mature। और इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो एफर्ट्स है, उसकी वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो और ज्यादा मैच्योर होते जा रहा है और बेहतरीन होते चले जा रहा है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो चैप्टर हमने देखा, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए, सुप्रीम कोर्ट कैसे रोल प्ले करता है, क्या क्या राइट्स दिए हुए, लोगों को वोटिंग पावर कैसी दी गई है, और वोटिंग पावर जो एज है वो कम क्यों की है। ये सारी चीजें हमने ये चैप्टर में देखी। पर इंडिया का जो डेमोक्रेसी, उसमें और बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हर बार चैलेंजेस आते ही रहते हैं। 1950s में हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के चैलेंजेस खत्म हो। इंडिया के चैलेंजेस उसके बाद से और ज्यादा बढ़ गए। तो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी को हर बार चैलेंजेस सॉल्व करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद there are several new problems confronting us, however it is important that people in India have developed a democratic mindset। मतलब डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स भले ही आते रहे, पर एटलीस्ट जो इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बना लिया है, एक डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी उनके पास आ गई है, जिससे कि हम डेमोक्रेसी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।